हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह। आज का क्या टॉपिक है? खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह। चलते हैं टॉपिक की ओर। भोजन मानव की मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना वह अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। भोजन से ही हमें ऊर्जा, शक्ति व ताकत मिलती है, जिससे हम विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। क्या कहा गया है कि भोजन ही हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना क्या है, हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। भोजन से ही हमें ऊर्जा, शक्ति और विभिन्न प्रकार के क्या है विकास, शारीरिक मानसिक विभिन्न प्रकार के विकास संपन्न होते हैं। तो किसके वजह से? खाद्य पदार्थ जो हम भोजन खाते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जो हम भोजन करते हैं हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना ना हम तो जीवित रह सकते, ना हमारे शरीर का विकास हो सकता है, ना हमें एनर्जी मिलेगी, ना तो मुझे शक्ति और ताकत मिलेगी। हाँ, क्या है, जैसे दालें हैं, तेल है, बीज है, गेहूँ है, जौ है आदि, ये सभी क्या है? खाद्य सामग्री, खाने वाली चीज़ें हैं। तो खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह कैसे करेंगे? जो हमें जैसे कि कुछ लंबे समय तक कुछ खाद्य पदार्थों को चलाना है, तो उनका हम संरक्षण कैसे करेंगे? तो देखते हैं कि भोजन परिरक्षण से क्या तात्पर्य है। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रह करके रखना, भोजन को सड़ने, खराब होने से बचाने के हेतु सभी क्रियाएं भोजन परिरक्षण के नाम से जानी जाती हैं। अगर पूछा जाए कि भोजन परिरक्षण क्या होता है, इससे यह तात्पर्य है कि जो हम भोज्य पदार्थ लंबे समय तक हम इन्हें सुरक्षित रखते हैं, आने वाले समय के लिए जो हम भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं या उसे संग्रहित रखते हैं, तो उन्हें क्या है कि उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। जैसे कि उन्हें सड़ने से और नमी युक्त जगहों से, ये सभी चीज़ों से क्या बचाना पड़ता है, तभी वो लंबा समय तक चल पाएगा। और जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें जैसे कीड़े ना लगे, घून ना लगे, ये सभी चीज़ों से बचाना होता है, उन्हें संरक्षित करना पड़ता है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि खाद्य परिरक्षण की परिभाषा क्या है। इस परिभाषा के अंतर्गत क्या बताया गया, इसके बारे में जान लेते हैं। खाद्य परिरक्षण वह प्रक्रिया होती है जिससे भोजन को दीर्घकाल तक जिससे भोजन को दीर्घकाल तक बिना उसकी गुणवत्ता एवं पौष्टिकता खराब हुए या कम हुए संग्रहित करके रखा जाता है। इसमें यह तात्पर्य कि जो हम भोज्य पदार्थ या सामग्री रख रहे हैं और उनकी गुणवत्ता बनाए रहें, जो उनमें उनका प्रोटीन हो बना ही रहे, खराब ना हो, उसमें घून जैसे कुछ कीड़े ना लगे, फफूंदी ना लगे, उनको क्या है लंबे समय तक उन्हें क्या है सुरक्षित रखने के लिए क्या है उसे हम संग्रहित करेंगे। तो संग्रहित करने के लिए हम क्या है कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे, जिससे क्या है कि जो भी उसकी पौष्टिकता, भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता भी ना जाए और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। तो इसकी गुणवत्ता बनी रहे, वही क्या बताया गया है, खाद्य परिरक्षण की परिभाषा के अंतर्गत यही बताया गया है कि जब हम कोई भोज्य पदार्थ रखते हैं लंबे समय तक, तो किस तरह रखें, उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे, उनकी पौष्टिकता भी बनी रहे और उनको क्या है नमी से बचाया जाए, जिससे क्या है नमी से उसमें फफूंदी कीड़े ना लगे। आगे चलते हैं, टॉपिक देखते हैं। क्या है कि भोजन खराब होने के कारक, भोजन खराब होने के क्या क्या कारक हो सकते हैं। तो भोजन का क्षय मतलब नाश होना, भोजन में उपस्थित एंजाइम या वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का कारण होता है। भोजन कब खराब होता है? जब उसमें क्या है कुछ ऐसे वातावरण से सूक्ष्म जीव उसमें उपस्थित हो जाते हैं भोजन में। क्या होता है, उसकी वजह से भोजन क्या खराब होने लगता है, क्षय होने लगता है। उपस्थित एंजाइम या वातावरण की उपस्थिति में क्या सूक्ष्म जीवों का उसमें प्रवेश होना ही क्या होता है, वो खराब होने लगता है प्रवेश होने के कारण। जैसे क्या है, कीड़े मकोड़े, चूहे एवं पक्षियों द्वारा नष्ट होना। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं रखने के बाद कीड़े मकोड़े खाते हैं, चूहे खाते, पंछियाँ भी खाती हैं। जैसे गेहूँ है,
और आपका जैसे कि उसमें धान ये सभी चीज़ें अगर रख दिया जाता है तो बोरी को भी चोंच मार कर क्या होते हैं, चूहे तो वैसे खा जाते हैं और पंछियाँ भी होती हैं चोंच मार कर उसे खाने लगती हैं। और इसकी नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होना। कुछ है कि ऐसे फफूंदी या कीड़े लग जाते हैं, घून लग जाती हैं, उसमें कुछ ऐसे कीड़े लग जाते हैं, उसके द्वारा भी नष्ट होने लगते हैं भोज्य पदार्थ। भोजन का अपने आप नष्ट हो जाना। क्या है, वायु द्वारा भोजन में क्या होता है, जीवाणु सूक्ष्म जीवों का प्रवेश हो जाना। इससे क्या होता है कि भोजन अपने आप नष्ट होने लगता है। या लंबे समय तक भोज्य सामग्री को रख दिया जाए, जैसे हम भोजन पका दिए, बना कर रख दिए, वो समय के अनुसार 6 घंटा 12 घंटे के बाद उसमें क्या है, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, भोजन खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट है कि यांत्रिक अथवा भौतिक कारणों से नष्ट होना। कुछ है कि इसमें यांत्रिक और भौतिक कारणों से भी हमारे भोज्य सामग्रियाँ नष्ट होने लगती हैं। कि जैसे कि अगर हम भौतिक कारणों की बात करें तो इसमें टेम्परेचर को बताया गया कि जो भी हम अगर जैसे दूध है और कुछ चीज़ें ऐसे जैसे उसका हम तापमान या टेम्परेचर कितने तापमान में पकाएं, उसे किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं, फ्रिज में कितने डिग्री सेल्सियस पर हम उसे ठंडा में रख सकते हैं कि ख़राब ना हो, उसमें फफूंदी ना लगे, बैक्टीरिया ना लगे। इन सभी से क्या है बचाने के लिए क्या हम यांत्रिक अथवा भौतिक कारणों से नष्ट, भौतिक कारणों के थ्रू क्या होते हैं उसके अंतर्गत वो नष्ट होने लगते हैं। आगे टॉपिक है भोजन का कीड़े मकोड़े चूहों तथा पंछियों द्वारा नष्ट होना। भोजन क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े द्वारा उनकी क्या पोषकता की कमी तो आती ही है, चूहों तथा पंछियों द्वारा भी नष्ट होने लगता है। आगे देखते हैं कि ज़्यादातर अनाजों, दालों, सूखे मेवे, तिल, बीजों, सब्जी एवं फलों में कीड़े लग जाते हैं। इनके लगने से भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। चूहे इतना भोजन खाते नहीं हैं जितने, उससे ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। साथ ही उस अपना विष, बाल, लार आदि डाल देते हैं जो विषाक्त होता है। चूहा प्लेग का वाहक भी होता है, गोदामों में प्रदूषण भी फैलाता है। जैसे गेहूं का गोदाम है, उसमें क्या है कि चूहे अपने जा रहे हैं, खा रहे हैं। खाने की बात तो नहीं है कि चूहा खा रहा है, यहाँ पे ये बात है कि जैसे चूहे जा रहे हैं, उसके बाल झड़ रहे हैं, उसके बीट्स है उसमें, फिर उससे क्या, उससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलने लगती है। जैसे चूहे क्या है, प्लेग के वहाँ की प्लेग क्या है, जानलेवा बीमारी है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है कि आंकड़े के अनुसार बताया गया है कि चूहे कितना नुकसान करते हैं। 20 से 30% अनाजों को क्षय चूहे एवं कीड़े मकोड़ों के कारण होता है। कितना, 20 से 30% जो हमारा कि आंकड़ों के अनुसार 20 से 30% अनाजों का क्षय चूहे एवं कीड़े मकोड़ों के कारण होता है। तो ये आंकड़ा निकाला गया है कि जो 20 से 30% अनाजों का नुकसान होता है तो किसके द्वारा होता है, चूहों और कीड़े मकोड़ों के कारण होता है। आगे है कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होना क्या है, इसके पहले हम ये सब भी बताए हैं, तो इसमें कैसे हम एक टॉपिक वाइज उठा रहे हैं, तो हम इसके बाद ये टॉपिक बताएंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होना। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा कैसे नष्ट होता है, क्या है टॉपिक, सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होना। तो इसके अंतर्गत क्या है, जीवाणु, बैक्टीरिया क्या करता है, जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये जीवाणु क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है, जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्या है, जीवाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। आगे है कि जीवाणु को देखने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होती है, तो जीवाणु को देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये जीवाणु कहाँ से आते हैं, तो जीवाणु कैसे आते हैं, तो ये जीवाणु हवा, धूल, कण, मिट्टी, पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, हवा, धूल, कण, मिट्टी, पानी में रहते हैं। आगे है कि भोजन में नमी व उचित ताप की उपस्थिति में दो में विभाजित होकर जीवाणु वृद्धि करते हैं। भोजन में नमी से अधिक ताप की वजह से भी क्या होती है, उससे भी क्या 2 से अधिक जीवाणु विभाजित होती है, उनकी संख्या क्या होती है, बहुत जल्दी बढ़ती है और क्या जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। तो भोज्य पदार्थ क्या है, खराब होने लगता है। भोजन विषैला हो जाता है तथा सड़ने लगता है। भोजन क्या हो जाता है, उसमें विष फैल जाता है और वो सड़ने लगता है। और जब सड़ने लगता है या सड़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, विष फैलने लगता है। आगे है कि हानिकारक जीवाणुओं के नाम। जो हानिकारक जीवाणु हैं उनके नाम हैं, कौन कौन से हैं, साल्मोनेला समूह के हैं,
वोटियुलिज्म समूह के हैं, स्टेफिलो कोकाई समूह के हैं, और चौथा है क्लाइस्ट्रीडियम वेलकोर्ड, ये समूह है। ये 4 प्रकार के क्या है, हानिकारक जीवाणुओं के समूह हैं। इसको हम एक एक करके इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला क्या है कि साल्मोनेला समूह। इसमें क्या आते हैं कि इस समूह के जीवाणु जो होते हैं टाइफाइड, डायरिया आदि फैलाते हैं। जो साल्मोनेला समूह के बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये टाइफाइड और डायरिया फैलाने में क्या है, काम करते हैं। सर्वाधिक हानिकारक कौन सा बैक्टीरिया पहुंचाता है, जीवाणु पहुंचाता है? तो सालम टाइफीम्यूरियम जो है ये क्या है, सर्वाधिक हानिकारक होता है। सबसे हानिकारक यही बैक्टीरिया होता है। सेकेंड है कि वोटियुलिज्म समूह के जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु बदबूदार गैस उत्पन्न करते हैं। अगर किसी भोज्य सामग्री में ज़्यादा बदबूदार गैस उत्पन्न, जैसे उसमें गैस गर्मी की वजह से वो बना हुआ है और उसमें वो खाद्य सामग्री खोलने के बाद बदबू आ रहा है, तो किस समूह का जीवाणु है? तो वोटियुलिज्म समूह के जीवाणु हैं उसमें। कैनिंग एवं बोटलिंग प्रक्रिया द्वारा संरक्षित भोज्य पदार्थ विषाक्त एवं जहरीला हो जाता है और भोजन में विष जैसे टॉक्सिन पैदा करते हैं। आगे है तीसरा है स्टेफिलोकोकाक्साई समूह के जो होते हैं बैक्टीरिया। इस समूह के जीवाणु क्या होते हैं, मनुष्यों के घाव, फोड़े, फुंसियाँ, बाल, नाक आदि में होते हैं। मनुष्य के जब फोड़ा, फुंसी ये सब कहीं पे भी होता है तो क्या होता है, उनमें मवाद जो बनता है तो किस समूह की वजह से होता है, जो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो स्टेफिलोकोकाक्साई समूह जो होता है इस बैक्टीरिया की वजह से जहाँ पे कहीं घाव या फुंसियाँ होती हैं, वो क्या है, उसमें जो मवाद बनता है इसमें वो बैक्टीरिया पाई जाती है उस घाव में। आगे है चौथा क्लाइस्ट्रीडियम वेलकोर्ड। ये क्या करता है, ये समूह का जो जीवाणु होता है बासी भोजन में उपस्थित होते हैं। जो हमारा बासी खाना होता है उसमें क्लाइस्ट्रीडियम वेलकोर्ड के जो जीवाणु होते हैं वो क्या है, बासी भोजन में उत्पन्न होते हैं, उपस्थित होते हैं। आगे चलते हैं। इनकी वृद्धि जो होती है 30 से 50 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ये मिट्टी, हवा, पानी, मनुष्य तथा जानवरों के मल में उपस्थित होते हैं। आगे है बी है, उसके बाद फफूंदी, फंगस क्या है? फफूंद भोजन में माइक्रोटॉक्सिन विष उत्पन्न करते हैं। फफूंद का क्या कार्य है? यह भोजन में क्या करते हैं, माइक्रोटॉक्सिन विष उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही घातक होता है। माइकोटॉक्सिन क्या करता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। फंगस इतना ज़्यादा नुकसानदेह है, मतलब ये एक प्रकार का विष है। अगर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर किसी वश अगर व्यक्ति किसी भोजन के थ्रू उसे खा भी लेता है तो क्या है, माइक्रोटॉक्सिन क्या है, वो इसमें विष हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति कभी कभी मृत्यु हो जाती है या तो अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। वनस्पति श्रेणी का सूक्ष्मजीव। वनस्पति श्रेणी का जो सूक्ष्मजीव होता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर गति होती है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, उसकी गति होती है वनस्पतिक श्रेणी के जो सूक्ष्म जीव होता है। आगे है फफूंदी के कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो फफूंद को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, खेत का फफूंद। जो खेत के थ्रू जो फफूंद लगते हैं उनका नाम क्या क्या है? खेतों में जो कभी कभी खेती जो की जाती है उसमें बालों में कहीं कहीं अनेक प्रकार के जो भी खेती होती है क्या कहते हैं कि जैसे कभी बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इस सब में भी कभी कभी देखें ग्रीन ग्रीन फफूंद लगते हैं। और धान हो गया उसमें भी फफूंद, जैसे कि उसमें ग्रीन तरह की कुछ बीमारियां उसमें हो जाता है ग्रीन ग्रीन जैसा, ये सब फफूंद है। तो खेत में जो फफूंद लगते हैं उसके नाम है क्लेडोस्पोरियम और अल्टरनेरिया, फ्यूसेरियम आदि। ये 3 जो है, ये 3 फफूंद है जो खेतों के थ्रू खेतों में हो, ये खेती में लगती हैं। और दूसरा जो है भंडार का फफूंद जो होता है, जैसे जहाँ पे भोज्य सामग्री को स्टोर किया जाता है वहाँ की जो फफूंद होती हैं
एस्परगिलस, पेनिसिलियम, स्पोरेडोनिया आदि जैसे फफूंद भंडार का फफूंद कहलाता है। और इसके बाद क्या है खमीर। इस्ट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। खमीर केवल शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों में ही पाए जाते हैं। खमीरीकरण फर्मेंटेशन की क्रिया इन्हीं के द्वारा होता है। जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है उसमें अगर शर्करा होता है तो उसी के थ्रू क्या होता है खमीरी, उसमें फर्मेंटेशन होता है। अगर उसमें क्या है शर्करा नहीं है तो उसमें क्या है खमीरीकरण नहीं होगा। तो आगे देखते हैं। इस क्रिया द्वारा शर्करा अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एवं एसिटिक अम्ल में बदल देता है। जो शर्करा होता है ये क्या होता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड क्या है एवं एसिटिक अम्ल में बदल देता है। इसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है। आगे क्या है खाद्य परिरक्षण विधियाँ। खाद्य परिरक्षण की कितनी विधियाँ इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है खाद्य पदार्थों को लंबे काल अवधि तक संग्रहण करना आवश्यक होता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। लंबे समय तक या लंबे अवधि तक के लिए हम क्या करते हैं अपने भोज्य सामग्रियों को इकट्ठा रखते हैं, स्टोर रखते हैं। जैसे हो गया दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इन सभी को क्या करते हैं हम इकट्ठा रखते हैं। लेकिन इकट्ठा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन्हें उन ऐसे स्थानों का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे नमी ना रहे, कीड़े मकोड़े ना रहें, उनकी गुणवत्ता बनी रहे और पौष्टिक तत्वों की कमी ना हो। तो ये सभी को संग्रहित करने के लिए इसमें कुछ विधियाँ बताया गया किस प्रकार की अनाजों को किस तरह से हम संरक्षित रख सकते हैं। आगे है कि मुख्यतः ये विधियाँ कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की हैं। तो पहला क्या है अरोगाणुकता की विधि, दूसरा है भौतिक विधियाँ, तीसरा है रासायनिक विधियाँ और जो चौथा है किण्वन या खमीरीकरण की विधियाँ। तीसरा क्या है और चौथा क्या है किण्वन या खमीरीकरण की विधियाँ। तो पहला पढ़ते हैं अरोगाणुकता की विधियाँ। इसमें क्या है कि अरोगाणुकता की विधियों में वायु का विलोपन द्वारा भी भोजन को परिरक्षित किया जा सकता है। क्या कह रहा है वायु का विलोपन द्वारा भी भोजन को परिरक्षित किया जा सकता है। वायु का विलोपन कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, विकास, गतिशीलता एवं संक्रियता के लिए हवा O2 का नितांत आवश्यक है। कभी कभी क्या है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि विकास तो होता है लेकिन क्या है अगर वो हवा के थ्रू है तो क्या है ऑक्सीजन नितांत, उसके लिए भी भोज्य सामग्री के लिए क्या होता है वायु का विलोपन होता है तो उसके लिए भी आवश्यक हो जाता है। जैसे जैम है, जेली है, अचार है, मुरब्बा है, शरबत है और स्क्वेंस है, मार्मलेड है आदि। आगे क्वेश्चन है, आगे टॉपिक है कि भौतिक विधियाँ क्या हैं। तो भौतिक विधियों में सारी विधियों का इसमें परिचर्चा किया गया है। तो आज हम सारी विधियों को बताएंगे। इसके वाले जो वीडियो हम बनाएंगे तो इसमें सारी विधियों को डिटेल करेंगे। तो भौतिक विधि के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक विधि में क्या है प्रशीतन विधि है। प्रशीतन विधि में ये पहला प्रशीतन विधि है। दूसरा क्या है हिमीकरण विधि। तो हिमीकरण विधि में भी कैसे इसके अंतर्गत भी और विधियां हैं जैसे गहरी हिमीभूत विधियां, कोल्ड स्टोरेज क्या ही विधि है, चिल स्टोरेज विधि है, सेलार स्टोरेज विधि है। ये सभी हिमीकरण विधियों के अंतर्गत आता है जिसे कहते हैं फ्रीजिंग मेथड के थ्रू रखा जा सकता है। आगे है गैस संग्रहागार। क्या है गैस संग्रहागार। गैस स्टोरेज को कैसे इसके थ्रू बताया जाएगा। इसकी विधियों के अंतर्गत शुष्क हिमीकरण विधि है, निर्जलीकरण विधि के अंतर्गत है धूप में सुखाकर शक्कर तथा नमक का प्रयोग करके व्यापारिक स्तर पर निर्जलीकरण करके, ये क्या है निर्जलीकरण विधि के अंतर्गत है। आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। झाग चटाई। क्या है झाग चटाई शुष्करण विधि द्वारा क्या है ये निर्जलीकरण की चौथी विधि है। आगे है छठवां विधि है उच्च ताप का क्या है प्रयोग करके। क्या है उच्च ताप का प्रयोग करके। इसमें क्या है पहला पार्श्वीकरण 100 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर। सेकंड क्या है 100 डिग्री सेल्सियस ताप का प्रयोग करके और तीसरा क्या है 100 डिग्री सेल्सियस ताप अधिक ताप पर। ये तीनों प्रकार से बताया गया है उच्च ताप का प्रयोग करके कैसे हम भोज्य सामग्री को सुरक्षित रख सकते हैं। नमी निष्कासन विधि और 7वां क्या है नमी निष्कासन विधि। 8वां क्या है विसंक्रमण विधि और 9वां क्या है डिब्बा
डिब्बा बंद तथा बोतल बंदी विधि, और 10वां क्या है, विकिरण विधि। तो कल इसके बाद जो कल वीडियो बनेगा तो इसमें डिटेल पूरा कराएंगे। आज इतना बहुत है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके बाद पूरी वीडियो क्या है, विधियों को डिटेल कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए या टॉपिक पसंद, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे जो भी हम विधि बताएंगे उसमें सारे टेम्परेचर की भी बात करेंगे। सारी विधियों में टेम्परेचर बताया गया, कितने टेम्परेचर में क्या कैसे रखना चाहिए सभी भोज्य सामग्री को सुरक्षित। आने वाला भी वीडियो जो वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।